कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा, उसके क्या क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने की, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। देखिए पहला है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि सपोज मेरे पास कोई गैस प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रही है जिससे मैं कंफर्म कर पाऊं कि रिएक्शन हो गई है। एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। अभी रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे कि ये कैसे रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का इवॉल्व होना, यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना हमें ये बताता है कि रिएक्शन हो चुकी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हमें गैस का पता कैसे चलता है इनका, जैसे हाइड्रोजन है, सबके अपने टेस्ट होते हैं। हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होगी तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा ऐसे कि विद पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ क्या हो रही है, गैस बर्न कर रही है जब हम इसे जला रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन का टेस्ट हो गया। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बोलेंगे कि एक गैस रिलीज हुई है जो क्या कर रही है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कि लाइम वाटर को क्या कर रही है, वो मिल्की कर देती है, या वो बोलेगा कि बर्निंग कैंडल को बुझा देगी। बर्निंग कैंडल को क्या कर देती है, बुझा देती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। या हमसे वो बोल सकता है कि रॉटन एग स्मेल, जो सड़े अंडे की स्मेल होती है वैसी स्मेल आ रही है, तो क्या है, वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से वो हमें पता चल जाएगा जब हम टेस्ट करेंगे कि कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। उसके बाद है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज हो जाए तो भी हमें क्या पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, इसे जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। बैलेंस्ड है केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गए यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी कितने, 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन हो गए, और हीट निकलती है हमारे पास। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे पुताई करने के लिए हम चूना लेके आते हैं और उसे हम क्या करते हैं, पानी के अंदर उस चूने को डाल के रख देते हैं। ठीक है, जिसे ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम चैप्टर 2 के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और ये क्या होता है हमारा, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर क्या होगा, जब आपने पानी में क्विक लाइम को डाला हुआ है तो ये थोड़ी देर में क्या होगा, बहुत तेज उबलने लगेगा, क्योंकि इसमें ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या हो रहा है, बहुत हीट निकल रही है, और हीट क्या कर रही है, यहाँ पर जो पानी है उसे बॉईल कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हुआ एपरेटस का, जिसके अंदर तुमने ये रिएक्शन कराई है, वहां पर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। जो हमने पहले वाली रिएक्शन अभी लिखी थी, यहां पर भी क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन की एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या एक जो रिएक्शन है उसकी एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंजिंग टेम्परेचर, दो कैरेक्टरिस्टिक से हम बता पा रहे हैं कि रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन कलर, कि जब हमारे पास रिएक्शन हुई तो जो रिएक्टेंट है और जब प्रोडक्ट हमारे पास बना तो जो कलर है वो कलर चेंज हो गया। ठीक है, कलर चेंज हो गया, तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कलर। उसके बाद हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट क्या होता है, ये रिएक्टेंट के अंदर एक इनसॉल्यूबल पार्ट, कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनता है
तो एक तरह से हम कह सकते हैं उसके अंदर जो इनसॉल्यूबल रह जाता है प्रोडक्ट में, उसे हम क्या कह देते हैं, पर्सिपिटेट। तो पर्सिपिटेट बनेगा तो भी हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और एक और चीज, जितनी भी नॉर्मली हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी, उसमें क्या होता है, पर्सिपिटेट फॉर्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन स्टेट। यहां पर देखिए वैक्स का हमारे पास एग्जांपल है कि जब कैंडल में वैक्स जो होता है वो बर्न होता है, तो वो कैसे बर्न करता है। आपने देखा होगा, अगर आप कैंडल है आपने ऐसे रखी हुई है तो वो ऊपर की तरफ जल रही है, लेकिन अगर आप कैंडल को इस तरह से भी कर दें तब भी उसकी जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ जलेगी। अगर आपने कैंडल को उल्टा भी कर दिया है तब भी फ्लेम ऐसे करके ऊपर की तरफ जलेगी, क्योंकि ये जब बर्न करती है ये किसमें, गैसियस फॉर्म में बर्न करती है। जो फ्लेम है यहाँ पर जो बर्न होगी वो क्या होगी, गैस की फॉर्म में होगी, और वो लाइट होती है तो वो ऊपर की तरफ चलेगी हमेशा। तो जब भी वो बर्न करेगी वो कैसे, ऊपर की तरफ बर्न करेगी। तो यहाँ पे जो वैक्स है वो किसमें, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो चेंज इन स्टेट भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चंस के साथ हम ये सारी चीजें डिटेल में करेंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बैंक करेंगे उसमें हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स क्या होंगी केमिकल रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो है आपके वो कंबाइन करेंगे, मतलब आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और वो कंबाइन कर रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मोर देन वन है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मोर देन वन है, मतलब आपने कोई भी टू और मोर कंपाउंड्स आपके कंबाइन करे और आपने क्या करा, एक प्रोडक्ट बना दिया, तो हमने क्या बोला उसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर एग्जांपल मैं लिखूं, मैं पहले रिएक्शन लिख चुका हूं, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव CaOH होल ट्वाइस, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट भी क्या होगी, रिलीज होगी। और हम लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारे पास एग्जांपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें एक छोटी सी चीज याद करनी होगी, जिसे हम कहते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। SN PB HCU HG AG AU PT, तो ये हमारे पास क्या है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे बीच में कहीं पे एक दो एलिमेंट्स हो सकता है ऊपर नीचे, या कोई दूसरा एलिमेंट भी हो यहाँ पर, लेकिन मोस्टली ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सही हैं। कोई एक दो एलिमेंट ही होगा जो शायद इसमें बीच में मैं भूल गया हूँ कोई एलिमेंट। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव के, उसके नीचे Na, उसके नीचे Ca, उसके नीचे Mg, उसके नीचे An, इस तरह से ये क्या है, रिएक्टिविटी है नीचे तक। अब देखिए जब रिएक्टिविटी घट रही है तो एक चीज याद रखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा किसका, स्टेबिलिटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे याद रखिए कि आपकी क्लास का बहुत शैतान बच्चा है वो क्या है, के, ठीक है, और जो सबसे सीधा बच्चा है वो क्या है, पीटी। तो ऐसे देखिए कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, अगर आप ऐसे मान के चलिए कि क्लास में बैठे हैं, एक बेंच है उसके ऊपर दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, दो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं बेंच पे, और एक हमारे पास ये कोई बच्चा आया है, और ये बच्चा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और बहुत ज्यादा शैतान है। तो ये क्या करेगा, किसी भी बच्चे को उठा के भगा देगा और उसकी जगह आके बैठ जाएगा, इसका जहां मन करेगा वहां जाके बैठ जाएगा। लेकिन एक चीज होगी कि अगर दो बच्चे दोनों शैतान, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कौन किसे हटा पाएगा,
जो ज्यादा शैतान है वो कम शैतान वाले को हटा देगा। यही हमारे पास यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा कि जो रिएक्टिविटी में ज्यादा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, अपने से कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल हमने पहले भी ये लिखा था, Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, यहां हमें क्या मिल रहा है, ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए यहां पर ये क्या था, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, हाइड्रोजन और SO4, और ये आया एक शैतान बच्चा। अब दोनों में से शैतान ज्यादा कौन है, जिंक और हाइड्रोजन में से जिंक, जिंक ऊपर है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक ने क्या करा, आके इसे भगा दिया। अब जब ये यहां से भाग गया तो जिंक बैठ गया यहाँ पे SO4 के साथ, और हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग चला गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, वो अपने से कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं इसका दूं कि आयरन है और कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए जो आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इस तरह से रिएक्शन को बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ने एक्सचेंज किया था, एक ने जगह चेंज की थी और दूसरे को फिर अलग रहना पड़ा था। यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है कि इस बार आपके पास इस तरह से है, दो दो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। अब इस बच्चे ने आके क्या करा, यहाँ पे इसे भगा दिया यहाँ से, तो अपनी जगह छोड़ के आया है और यहाँ पे आके बैठ गया। तो इस बार ये क्या करेगा, ये इसकी जगह जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये इसमें नॉर्मली क्या होगा, टू कंपाउंड्स exchange their ions to form new compound। सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन बैंक हम करेंगे तो जो भी चीजें हमारी यहाँ पे रह जाएंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं पूरे चैप्टर का, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कि मेरे पास इस तरह से था FeS प्लस H2SO4, और हमने क्या करा, यहाँ FeSO4 प्लस H2S बना लिया। कैसे, आयरन ने आके क्या करा, इसे डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा शैतान बच्चे ने कम वाले को क्या करा, यहाँ से हटा दिया इसकी सीट से, और इसकी सीट पे आके बैठ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसकी सीट खाली हो गई, तो वो बच्चा क्या करा, वो आके इसकी सीट पे बैठ गया, तो H2S। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, अपनी जो आयंस थे उन्हें क्या करा, एक्सचेंज कर लिया। एक और एग्जांपल अगर हम लें, BaCl2 Na2SO4 रिएक्ट करेंगे, BaSO4 बनाएंगे प्लस 2NaCl बनेगा। और यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी एक हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो वहां पे पर्सिपिटेट भी बनेगा। तो यहाँ पर ये एक पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी,